नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम नो योर एमपी में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं आपके नेताओं से, उन सांसदों से जिनको आपने चुनकर भेजा है इस 15वीं लोकसभा में। हमारे आज के मेहमान का इस लोकसभा में ये पहला कार्यकाल है। एक सेना के बैकग्राउंड से आते हैं। हम आज बात करेंगे बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद श्री कमल किशोर से। कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लोग ज्यादातर कमांडो के नाम से जानते हैं क्योंकि आप एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। क्या वजह थी कि आप राजनीति में आए, हमको विस्तार से बताएं। देखिए, ये तो घटनाएं घटती हैं, इस तरह की घटना घटी जी। मैं राजनीति में नहीं था, मैं नौकरी में ही था, एनएसजी देख रहा था। ये 1999 की बात है। मेरी पत्नी राजनीति कर रही थी, जिन्होंने उनका राजनीतिक जीवन मेरे शादी के बाद 1980 में 25 जून 1980 को मेरी शादी हुई जी। 2 साल के बाद उन्होंने राजनीति में करना शुरू कर दिया। 77 में मैं राष्ट्रपति भवन में आ गया था पोस्टिंग पर। उससे पहले मैं पुंछ एरिया को मैं नौकरी करता था, देख रहा था। और चूंकि आपको पता है कि जो आदमी फोर्सेस में होता है, या आर्मी हो या किसी फोर्स में होता है, उसकी लाइफ बड़ा टिपिकल होती है। दैट आई हैव सीन दैट लाइफ। तो आने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक जागरूकता आई। शादी के बाद उन्होंने 82 से राजनीति करना शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो यह मामला चलता रहा, चुनाव भी लड़ी, बीच में सफलता नहीं मिली। 89 में भी उनको मौका मिला, 88 में मौका मिला, सफलता नहीं मिली। लेकिन एक ऐसा मौका आया जहां मुझे आगे आकर के उनके लिए एक कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया श्रीमती सोनिया गांधी जी को। चूँकि मैं एक बहुत गरीब परिवार के रहने वाला आदमी, एक सिपाही बनने के बाद में मैंने एक छोटा अफसर बना और अपना काम शुरू किया। जिस बैकग्राउंड से मैं उठ के आया हुआ हूँ, उस हिस्ट्री को अगर आप जानेंगे तो आप स्वयं अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि आज भी इस भारत में, आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो गरीब और दबे कुछ लोग की बात सुनते हैं। वो सोनिया गांधी जी हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका ऐसे दिया कि मैंने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम किशोर के लिए गुहार लगाई। सोनिया जी से आपका कैसे? सोनिया जी का चूंकि एनएसजी में मैं काम करता था, उससे पहले राजीव जी के भी 77 से मैं रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन में था। तो 77 के बाद मेरा वहाँ आना जाना था 12 न्यूटन की सेंट रोड पर। बैक हिस्ट्री, आप बैक में जाइए तो एक ऐसा होता है, कहीं बड़ों की साया किसी गरीब के ऊपर पड़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस परिवार, उस गांधी परिवार का साया मेरे कहीं कहीं मेरे ऊपर पड़ी, और एक हमारे दिल और दिमाग में एक जागरूकता उत्पन्न हुई, और आज हम इस स्टेज पर हैं। मैं इसलिए सोचता हूँ कि आज इस दुनिया में कोई न कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो कभी कभी गरीबों की बात मानते हैं, गरीबों की बात सुनते हैं। वो श्रीमती सोनिया गांधी जी। सोनिया जी के सामने आपने ये सोनिया गांधी निवेदन रखा? जी, हमने निवेदन रखा। मुझे मौका मिला, क्योंकि वहाँ मेरा जाना आना रहा। फिर 10 जनपद के मैं नजदीक जाना आना, चूंकि नशे में होने के नाते मुझे मौका मिलता रहा। उनके जो भी स्टाफ इर्द गिर्द थे, ऑनेस्टी से काम करते थे और मिलाने का भी काम किया करते थे। आज भी लोग करते हैं। वो मौका मिला, मैंने अपनी बात रखा। सोनिया गांधी ने एक बार, जब पहली बात मैंने रखा तो शी सेड कि कैन यू रिजाइन। मैंने डरा, क्योंकि मैं जिस परिवार से, जिस गरीबी को मैंने देखा हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं शुरू से बिलोंग करता हूँ, एक आदमी अफसर बनने के बाद, जबकि उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उन बच्चों को देखते हुए पहली बार मैं डरा और पीछे आ गया। उनके डाइनिंग रूम से बाहर आया और नौकरी छोड़ने की जब उन्होंने बात किया कि मैं अपनी पत्नी श्रीमती पूनम किशोर के लिए टिकट मांगा, कहा सिंबल के लिए, तो कहा कि क्या आप नौकरी छोड़ सकते हैं, कैन यू रिजाइन फ्रॉम योर सर्विसेज। देन मुझे घबराहट हुई, डरा और बाहर आ गया। फिर मैंने 1 महीने तक इंतजार किया, 2 महीने तक, फिर हिम्मत मैंने जुटाया, फिर जाकर के बात किया। लेकिन जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो एट दैट टाइम मेंटली मैं तैयार हो गया, और आने के बाद मैं अपने पत्नी से बात किया, श्रीमती पूनम किशोर जी से, कि क्या मुझे नौकरी छोड़ना चाहिए, आपको नहीं टिकट मिला, आपको चुनाव लड़ाने की बात नहीं हो रही है, आपको छोटा चुनाव लड़ने की बात हो रही है, जिसको बाद में सोनिया गांधी जी ने पूरा किया। लेकिन उनकी किस्मत रही, वो जीत नहीं पाई। लेकिन इतना मैं जरूर उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि जिस वादे को उन्होंने किया, वह वादा उन्होंने पूरा किया। मुझे एमपी लड़ाया 1999 में, मौका बहुत थोड़ा था, लेकिन उस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं थे देश की। कांग्रेस आज जब पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि सोनिया जी ने ये निर्णय जब किया कि आपको टिकट देंगे, तो क्या खास क्वालिटी आपने देखी कि आपको एक, जो भी है उनका जजमेंट रहा होगा,
उनका जजमेंट रहा होगा, चूंकि वो लोग देश को चलाते हैं, दुनिया को लोग देखते हैं, तो उनका जजमेंट रहा होगा कि आप आइए तो आपको मैं मौका देती हूँ और चुनाव लड़ेंगे। और मैं चुनाव लड़ा और अच्छी तरह लड़ा। थोड़े वर्षीय मैं चुनाव हार गया और वो बात, चूंकि लोकसभा बांसगांव की एक सुरक्षित सीट है, आज भी सुरक्षित है, पीछे भी सुरक्षित रही, जहाँ से स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी MP हुआ करते थे, बाद में गवर्नर हुए। गवर्नर जब थे तो भी 2004 में आ गए। फिर हुआ घटना घटी कि मैं चुनाव नहीं लड़ा। सोनिया जी ने मुझे आदेश दिया कि इनकी मदद करनी है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मदद किया और वो चुनाव जीते, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। 2009 चुनाव लड़ने की बात आई। 2009 में मैं 2009 में चुनाव लड़ने की मुझे बात आई, तो फिर सोनिया जी के दिमाग में आया होगा, मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया और मैं बहराइच चला गया। मैं वहाँ जाने के बाद समय थोड़ा मिला, लेकिन वहाँ की जनता ने मुझे समझाया और मुझे मौका दिया सेवा करने का। आज मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, जहाँ तमाम मैंने कामों को अंजाम दिया हूँ। एक एज एनर्जी कमांडो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जहाँ पे आप बड़े जो नेता हैं उनकी निगरानी रख करते हैं। तो एक तरह से आपने जो राजनीतिक जीवन है उस पहलू से देखा, अब आप खुद एक राजनीतिज्ञ हैं, तो क्या फर्क लगता है उस जीवन में और इस जीवन से? उस जीवन की सीख क्या अब इस समय एज एन MP आपको काम आती है? देखिए, मैंने एक चीज सीखा हूँ कि ईमानदारी, मेहनत और डिसिप्लिन ये इंसान को ऊपर ले जाती है। मैं जब कभी मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, जो आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करूँ, और मैं करता भी हूँ। मुझे पूरा भरोसा होता है कि जो भी मेरे दरवाजे पर आ जाए वो वापस न जाए। अगर जो कुछ भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे छोटी चीज होगी। क्या अनुभव था जब पहली बार आप तो देखिए, नौकरी MP पद की शपथ ली, तो कैसा लगा? देखिए, नौकरी इट्स वेरी इजी, नौकरी करना बहुत आसान है, लेकिन राजनीति करना इट्स वेरी टफ। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हर लोगों की तमाम सारी भावनाएं होती हैं, हर लोगों की तमाम सारी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सर्विस में एक लिमिटेड वर्क होता है इंसान का, वो limited work he can do it very easily. That I have done. Because I have been a soldier, I have been an officer, so I know how to deal the people. How to deal that you can say जो किस तरह से हम उस काम को कर सकते हैं, that I बहुत से स्टेज आई सीन। उसके पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, गांव का प्राइमरी का पढ़ा लिखा आदमी हूँ। और यही नहीं, मैं ब्लू स्टार में भी देखा हूँ, ब्लू स्टार को भी देखा हूँ। तो ब्लू स्टार में तो आप सोच ली कि एक्सपीरियंस क्या होता है, देश की चीजें जो आप दिमाग में आती हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होता है। आज जो मैंने सीखा हूँ पार्लियामेंट में पिछले 5 सालों में जो मैंने सीखा हूँ, तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रपति भवन की जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें भी रहा हूँ, उसके बाद मैं रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक में रहा हूँ, नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर NSC आती है, उसको भी मैंने देखा हूँ एज ए लाइजन ऑफिसर। देन दिस इज द यू कैन से लास्ट बिल्डिंग इन माई लाइफ, यू कैन से कि जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है लोकसभा, उसको देखने का मुझे मौका मिलता है। मुझे लगता है कि इस भारत का नहीं, अदर देन दिस कह सकते हैं कि पहला सांसद हो सकता है जो इन स्थितियों से गुजरा हो और एक सिपाही रहा हो और अफसर बनने के बाद एक लोकसभा में आने के बाद तमाम सारी चीजें उसके सामने प्रैक्टिकल आई हूँ, मैंने प्रैक्टिकल सब कुछ देखा है। क्या मानते हैं सबसे बड़ा जो आपका सबसे प्रभावशाली अनुभव रहा है MP बनने के बाद, जिसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे? देखिए, ये वो चीजें हैं जो कि सोनिया गांधी जी ने मुझे एक मौका दिया और उस मौके में उन्हें खड़ा उतरा। एक बार नहीं, कई मौके आए। मैं आज भी कहता हूं कि जो डिसिप्लिन जिस इंसान के अंदर नहीं है उसकी जिंदगी सारी बेकार है, और फिर वो कहीं सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं परिवार में मेरे पास 2 बेटे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ कर भी निकला है, दूसरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा है। और चूंकि मेरी पत्नी भी राजनीति में, मैं भी हूँ, मेरे भाई आज भी उसी तरह से हैं जो किसान का और घर का जो कारोबार है, जिस जाति और कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो लोग करते हैं। मैंने उसको भी किया हूँ, अपनी जाति पेशे को भी मैंने अपनाया हूँ, और मैं हर तरह का अनुभव मुझे है। जिस कॉलेज में पढ़ के निकला हूँ उस कॉलेज में हमेशा बाढ़ आती थी, इंटर कॉलेज बरहिंसर वर्षा। वहाँ से गोरखपुर में नीना थापा है, जहाँ आकर के मुझे रहने का मौका मिला। गोरखपुर में मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको देखने का मौका मिला। आज जब मैं राजनीति में आया, कुश्मी एक जंगल है जहां मैंने अपना झोपड़ी बना करके रहा, मैं और मेरी पत्नी, जहां से राजनीति हम लोगों ने शुरू किया। और आज हम लोग एक जंगल को छोड़ा, ऊपर वाले की कृपा,
कुश्मीर जंगल गोरखपुर का छोड़ा और बहराइच का जो बहुत बड़ा जंगल है जहाँ जाकर के मुझे रहना पड़ा, वहाँ भी हम लोग जंगल में ही बास बसते। एक सड़क पर अपना एक खटमट बनाए हुए हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड पति पत्नी, हम दोनों अपना काम करते हैं। कभी मैं वहाँ होता हूँ, कभी वहाँ होती हूँ। आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, आपकी जो व्यक्तिगत कहानी है या जो सफ़र रहा है, एक बहुत क्या कहते हैं मिसाल है लोगों के लिए, ख़ासतौर से जो काफ़ी संघर्ष जिनको करना पड़ा है अपने जीवन में। क्या मानते हैं आप, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? भारतीय लोकतंत्र को, जहाँ पे सबको ये आज़ादी है कि जहाँ से भी वो आए हों, लेकिन उनको ये एम्बिशन रख सकते हैं कि सबसे ऊंची पदवी पर जा सकते हैं। देखिए, मैं इसका अगर फिर मैं किसी को श्रेय देता हूँ कि जो किसी को मौका देता है, वो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। और खास करके लेकिन क्या आपने और किसी पार्टी को अप्रोच किया? नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो आपने क्यों कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझा अपने आप? देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने हम सब चीज़ों को दिया है, बनाया है। वहाँ रहने का, खाने का एक सिस्टम है, जिंदगी जीने का एक सिस्टम है। अन्य पार्टियों के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं मिलती है जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट पार्टी और के लोग हमको मिलते रहे हैं। लेकिन हमने जो पाया ये मैंने पाया कि अगर कहीं किसी के लिए इंसानियत की बात है तो वो कांग्रेस में है, और कांग्रेस में खास करके नेहरू गांधी फैमिली में है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा। लेकिन उसी फैमिली के जो आलोचक हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं कि एक डायनेस्टिक रूल बना रखा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका स्वार्थ, वो तो चूंकि स्वार्थ की बात करते, एक सोल्जर हमेशा पहले देश की बात सोचता है, और देश अगर सुरक्षित है तो वो उनके हाथों में सुरक्षित है, अन्यथा देश सुरक्षित नहीं है। ये प्रैक्टिकल मैंने बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दौर रहा, आज मेरी 55-56 साल की उम्र होने जा रही है, या 57 कह सकते हैं आप। 1956 में मेरा जन्म हुआ। जस्ट यू कैन इमेजिन इट कि अर्ली एज में मैंने नौकरी छोड़ा, अर्ली एज में मैंने नौकरी शुरू किया 17-18 की एज में। जी। तो मेरा एक तजुर्बा तो पीछे का जो भी हो गया, 30-32 साल 37 साल का तो तजुर्बा हो ही गया। इस तजुर्बे में मैंने जो देखा, उस तजुर्बे की मैंने आपको बात कर रहा हूँ। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद श्री कमल किशोर से। कमल किशोर जी, ये जो 15वीं लोकसभा है, इसको कई लोग मानते हैं कि सबसे अनप्रोडक्टिव लोकसभा रही है, जहां पे जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है 15वीं लोकसभा से? देखिए, जहां देश की बात होती है वहाँ पार्टी छोटी हो जाती है जी। देश की बात को रख करके, देश के महत्व को न रखते हुए लोगों ने अपनी पार्टी अपनी बात रखने की कोशिश किया पार्लियामेंट में, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस लोकसभा में जो काम हुए, जितने हुए, वो फिर भी कम नहीं हुए, जिसकी वजह से इस देश में हर तरह की चीज़ें लागू हुई और हो रही हैं। मैं तो देखा, फूड सिक्योरिटी बिल की बात मैं करूं, जिसमें मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। लाठी चार्ज हुआ, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जिसको स्वयं सोनिया गांधी जी ने इस बिल को लेकर के आया था। जी, स्वयं लेकर के आया। और ये गरीबों की बात है, चाहे वो किसी जात का गरीब हो सकता है, उसकी बात थी। उसको उसके खाने दिन का भोजन का व्यवस्था था, उसको लागू किया। जिन प्रदेशों में है वहाँ ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लागू अभी नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ तो लोग कहते हैं कि जुलाई की बात करें। अरे जुलाई क्यों नहीं, अभी क्यों न कर दिया जाए उसको? वाई आर वेटिंग फॉर जुलाई? आपका जो प्रदेश है वहाँ पे कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। काफ़ी अरसा हो गया कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो। क्या सबसे बड़ी कमी है पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, जो उत्तर प्रदेश अभी तक उनके हाथ में नहीं आ पाया है? देखिए, कहीं कहीं रही होगी कमी। मैं एक जूनियर सिपाही हूँ कांग्रेस का, उस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। हमारे लीडरान इसके ऊपर विस्तृत रूप से सोच कर रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हो या राहुल जी हो। और हमें उम्मीद है कि जो आने वाला समय है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं वह नहीं है, अभी का जो हालात है उससे बेहतर होगा।
जिन परिस्थितियों में आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी और एमपी बने थे उस समय, एमपी का चुनाव लड़ा था, वैसी परिस्थितियां अभी हाल में हुई हैं। एक ऐसी पार्टी आई है, आम आदमियों की पार्टी है, जहां पे प्रोफेशनल्स कई अलग अलग फील्ड से आकर एकजुट हुए हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई है एक उद्देश्य के साथ, जिसमें करप्शन हटाने का एक बड़ा उद्देश्य उनके सामने है। लेकिन प्रोफेशनल्स हैं जो अपने में आपको मानते हैं, जो ऑनेस्टी से काम करेंगे, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे। क्या कोई पैरेलल देखते हैं आप अपने जीवन में और उन आम आदमी पार्टी के बनने में? देखिए, उनसे कोई इसे कंपैरिजन नहीं है। ऑनेस्टी की बात मैं पहले आपको किया हूँ कि मैं ऐसी एक जगह छोड़ा हूँ जी, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, ऑनेस्टी की बात होती है। और बार बार मैं आपको कहा कि ईमानदारी ही यहाँ तक मुझे लेके आई है। तो ईमानदार होना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और ईमानदारी तभी आएगी, तभी ईमानदार हो सकता है जिसकी आगे बढ़ने की मनोकांक्षा हो सकती है, लेकिन जो उस तरह की जिंदगी बिताएगा, लग्जरियस जिंदगी बिताएगा, तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर बेईमानी। लेकिन जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ईमानदारी की मिसाल एक तरह से अगर दी जाए, आज भी मैं पैदल चलता हूँ, आज दावे के साथ मैं कहता हूँ, वो तो अपनी कार चलाते हैं, उन्होंने मकान चलाते हैं। आज भी मेरे पास 1975 का स्कूटर है जिसके साथ मैं चलता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ उसे 100 बेटर देन मैं ईमानदारी से काम किया हूँ। लेकिन क्या वजह है कि कमल किशोर को लोग जानते नहीं? ये जानते हैं, लेकिन परसेंटेज में जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जानते हैं, जहां से मैं पैदा होकर के आया। अगर वो लोग जानते नहीं तो मुझे चुनाव नहीं जिताते। चुनाव जीतने का ये भी कारण है कि 18 दिन में 15 दिन में मुझे चुनाव जीत के आना पड़ा। कहीं राहुल जी का ग्लैमर था, सोनिया जी का ग्लैमर था, कहीं कमल किशोर कमांडो का ग्लैमर, और मैं चुनाव जीत के आया। तो कहीं न कहीं कुछ है। हो सकता है कि जो मैंने काम किया उसमें मैं बेहतर से काम नहीं कर पाया, अपने आप को ऊपर नहीं बढ़ा पाया, तो वो मेरी कमजोरी हो सकती है। लेकिन उनको मैं दोष नहीं दूंगा, मुझे और बेहतर काम करना चाहिए। जो आपका क्षेत्र है बहराइच, बहुत एक बॉर्डर सरहदी क्षेत्र है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। क्या खास चुनौतियां हैं ऐसे क्षेत्र का नेतृत्व? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां वहाँ थी जिनको मैंने फेस किया। जब मैं चुनाव वहाँ लड़ने गया तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेलवे लाइन्स का है, और रेलवे लाइन्स की थी, और सड़क का है। वहाँ की सड़कें बहुत खराब थी। मैंने पूरा कोशिश किया कि उन सड़कों को ठीक ठाक करूं। काफ़ी सड़कें बन के तैयार हो गई। रेलवे लाइन का 85% तक काम गोंडा से बहराइच तक हो गया है। उसके बाद उसको एक्सटेंशन करा करके नानपारा से लेकर नुपेटिया, जो नेपालगंज रोड जिसको कहते हैं, वहाँ तक सेंक्शन हो गई है। और ये नहीं, बुढ़वल से लेकर के बहराइच तक वो सर्वे हो चुका है रेलवे लाइन का। ये पहला मौका है, पहला सांसद। मैंने कहा कि आप कंपैरिजन करिए कि 3 सालों में या 30 साल की सांसदों में क्या अंतर रहा है। कि 3 साल में कमल किशोर ने, क्योंकि 1 साल तो घूमने का मौका मिला, 3 साल में मुझे काम करने का मौका मिला। और यही नहीं, बहराइच से लेकर के मैलानी तक रेलवे लाइन सैंक्शन हो चुकी है। रेलवे रोड का पैसा 1000 करोड़ से ज़्यादा लास्ट में अभी हुआ है, पिछले 2 महीने। जो सड़क के लिए 2 लेन की सड़कें बन रही है, बाराबंकी से लेकर रुपेटिया, जो रुपेटिया एक बॉर्डर है नेपाल का, और बॉर्डर के इलाके में तो बहुत बेहतरीन काम किया, जिसको एसएसबी के कैंप मैंने खुलवाया। एसएसबी के तमाम ट्रेनिंग शुरू हो गई वहाँ, एक नहीं 2 3, चाहे वो मेपुरवा याचुआ में हो, चाहे नानपारा का लगा हुआ एक इलाका है, वहाँ बटालियन इस्टेब्लिश करवाया। तो उस इलाके में काफ़ी विकास हो चुका है। विकास इन द सेंस, वहाँ मैं आपको बताऊं, वहाँ एकलव्य विद्यालय ले गया। एकलव्य विद्यालय जो उत्तर प्रदेश का एक पहला विद्यालय है, जिसको मैं ले गया। किस तरीके से ले गया दैट आई नो। वो एकलव्य विद्यालय काफ़ी खर्चे से 12-13 करोड़ रुपए से वो बन के तैयार हो गया है, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, ट्राइबल्स के बच्चे पढ़ेंगे, प्लस और लोग पढ़ेंगे। और ये वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तमाम गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए। उसके बाद उस इलाके में आप कैंसर निदान केंद्र चला गया। कैंसर निदान केंद्र, ये केंद्र सरकार की देन है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर तमाम सारी सड़कें बनी। आप जाके देखिए बहराइच में, जो सबको जोड़ा है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को, मतलब प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी डिमांडें मैंने किया, सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इस बहराइच को डेवलपमेंट करने में काफ़ी उनका सहयोग। इस्पात का छोटा कारखाना वहाँ चला गया, जो ऋषिया में इस्टेब्लिश हो गया है।
बाढ़ से बचाव के लिए तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बंधे उंधे बनाने का काम है, वो वहाँ शुरू हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो मीडिया में एक प्रचार प्रसार है, आपकी पार्टी उतना नहीं कर पाई है। हाँ, अपने 10 सालों का ये ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन क्यों रहा ये ड्रॉबैक? ये ड्रॉबैक हो सकता है, ये किसी की कमजोरी नहीं हो सकती, ये हम लोग वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट। आई कांट ब्लेम टू एनीबॉडी कि वी हैव नॉट डन इट। मे बी मेरा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए। इफ़ आई एम ब्लेमिंग टू एनीबॉडी, तो मेरे से बड़ा कोई आदमी ऐसा नालायक नहीं हो सकता है जो इस तरह की कोई बात करे, क्योंकि ये मेरी कमी, हमको करना चाहिए, किस लोगों को करना चाहिए। आज के समय में लोग कहते हैं कि एक मोदी वेव है, बीजेपी या एनडीए का वेव है। देखिए, कोई वेव नहीं है। कितना मानते हैं? आप 2003 का वेव समझा होगा, कोई वेव नहीं है। लोग एक चलता है, एक चर्चा चलती है, 1 महीने 2 महीने में आप वेव देखिएगा, वेव है कहाँ। आने वाले दिन में फिर यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनता यहाँ की बहुत समझदार है और वो समझदारी का अपना परिचय देगी, ये मेरा मानना है। लोग जो कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की, आपकी पार्टी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, आप क्या मानते हैं कि जनता के समक्ष जाके वो जब वोट मांगते हैं तो किस बिना पे या किस बेसिस पे जनता के पास जाने का उनको कॉन्फिडेंस रहता है? वो क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, वो जानते हैं कि देश को बनाने वाले कांग्रेस के लोग हैं, जिन शहीदों ने इस देश को बनाया है। मैं आपको ब्लू स्टार की बात किया ना जी, पिछले चर्चा किया, ब्लू स्टार को हमने देखा है। तो अगर इस देश में बचाने के लिए, अपने इस देश को बचाने के लिए इंसान को शहीद होना पड़ता है, तो वो शहीदगी लोगों को याद है। एक नया ग्रुप या नए एज के लोग आए हुए हैं, उनको बाद में परेशानियां बढ़ेगी। वो अभी कभी वो कुछ ऐसे फैसला कर लेते हैं जो बाद में परेशानियों का शिकार बनते हैं, वो नहीं अब करेंगे। दे मस्ट बी, वो अपना अच्छी तरह इस बार फैसला करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश का चुनाव और देश के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है। अगर कहीं किसी से गलती हुई, हमसे या किसी चूक हुआ, तो ये देश बहुत पीछे जाएगा। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली 50 साल पीछे चली गई। यू विल इमेजिन इट, 50 ईयर्स बैक दिल्ली चली गई। आप याद करिएगा कमांडो कमल किशोर को जो कह के जा रहा है, जस्ट टू हैव ए रिकॉर्ड विद यू एंड देन यू कॉल मी। जी। ब्लू स्टार का जो आपका पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, हाल में फिर 84 के दंगों की बात हुई थी, जो इंटरव्यू दिया था राहुल जी ने, उसके बाद क्या मानते हैं आपका पार्टी का क्या स्टैंड रहा है उसको लेकर, खासतौर से जब अपॉलॉजी की बात होती है, अपोलोजाइज करने की बात होती है? देखिए, ये देश का वो हिस्सा है। उस वक्त ऐसे माहौल बन चुके थे, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं। जी, आपने देखा था? मैंने देखा है इसको। तो इस तरह के माहौल में एकमात्र यही था कि हम देश को कैसे बचाएं। इंडिया अदरवाइज फिर डिवाइड हो गया होता पंजाब, और पंजाब पाकिस्तान का पार्ट बन जाता। मैं तो धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा जो भी उस वक्त लीडर रहे, वो जो भी रक्षा मंत्री रहे हों, जिन्होंने इस तरह का फैसला लिया और इस देश को बचाया, देश को बचने नहीं दिया। इसलिए हाँ, हमारे लोगों की क्षति हुई, जाने गई, उसके लिए मैं भी माफ़ी, हम लोगों ने माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा, और आज भी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जो भी जाने गई वो हमारे भाइयों की जाने गई, हम लोग के रिश्तेदारों की जाने गई, अपने इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों की जान गई। तो हर व्यक्ति जो यहाँ का वासी है, भारत का वासी है, कोई मरता है तो तकलीफ हर व्यक्ति को होता है। तो तकलीफ हुआ और इसके लिए माफ़ी मांगा। राजीव जी जिंदा थे, उन्होंने माफ़ी। इस देश में देखिए, राजीव जी जैसे लोगों को नहीं बख्शा गया। आपने देखा, हम तो उनके बहुत नज़दीक रहे, क्या हमें नहीं पीड़ा होती? इंदिरा जी को हम लोगों ने अपने सामने देखा, इस तरह की चीज़ें पीड़ा नहीं होती है। आज देश जाने का, देश पीछे जाने का यही कारण है कि इस भारतवर्ष में जब अच्छे लोग मरते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है। अच्छे लोगों को जिंदा रहना चाहिए इस देश को चलाने के लिए, इस देश में अच्छी चीज़ देने के लिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, धीरज जी। These are the practical things I am telling to you। और ये पहली बार मौका आपको इस तरह की चीजें सुनने के लिए कमांडो कमल किशोर से मिल रहा है। जी। आप जिन रास्तों को पूछिए, चाहे जहां मैं गया हूँ, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे GNK का कोई भाग, चाहे पुंछ को पूछिए, चाहे डेहरा बाबा नानक की बात करिए, चाहे छमजोड़िया की बात करिए, चाहे नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम की बात करिए, इस पीरियड में मैंने सारी चीज 10 इलाकों। क्या कमल किशोर जो अभिनेता है, एक लेखक के रूप में आएंगे, अपने जो एक तरह से प्रेशियस अनुभव रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे? ये तो अभी लेट अस सी कि क्या होता है अगला पार्लियामेंट में, उसके बाद हम और आप मिलेंगे और बातें करेंगे। फिर क्या होता है, मतलब आप ट्रेजरी में बैठते हैं कि ऑपोजिशन में बैठते हैं? नहीं, मैं ट्रेजरी में बैठता हूँ। जी।
साइड में बैठता हूँ। मैंने हमेशा कभी सीट की कभी पद का मैं चिंता नहीं किया। मैं सोल्जर था तभी उस तरह से ईमानदारी से काम किया, आज एमपी बन के उस तरह से काम किया करता हूँ। मैं किसी वक्त दरवाजे पर मैं किसी को भेज दिया। जो हमारा सिस्टम है, हमारा लोकतंत्र है, हमारे साथ भी कई देश बने थे जो आज डेमोक्रेसी, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उतनी उन्होंने तरक्की नहीं की जितनी हमने की है। तो क्या खूबी है हमारे लोकतंत्र की जो आपने अपने जीवन में देखी है? देखिए, यहाँ जो भी हमारे सिस्टम्स है, इस सिस्टम को अगर हम लोग ठीक से अडाप्ट करके चलें तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कमियां आई हैं, कहीं न कहीं गिरावटें आई हैं, वो गिरावटें नहीं आनी चाहिए। जी, कमल किशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आपसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद श्री कमल किशोर। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।